तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है मात्रक और मापन। ठीक है, और ये हमारी 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर है, भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले मात्रक और मापन चैप्टर में सबसे पहले चीज़ आती है भौतिक राशियाँ। तो बताइए भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ वो होती है जिसको हम नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। किसी की लंबाई चौड़ाई होती है, या फिर समय होता है, ताप होता है, बल होता है, वेग होता है, ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ। क्यों? क्यों हम इनको नाप सकते हैं। नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते। तो ऐसी राशियाँ जिसे नापा जा सके तथा जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया जा सके, ठीक है, तथा व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, वेग, ताप, कार्य, संवेग आदि, ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ। क्यों? इनको हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, भौतिक राशियों का परिणाम ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, मापन ज़रूरी है। कोई भी भौतिक राशि है, इन सभी भौतिक राशियों का हमें निकालना है, ये कितनी है परिणाम में। ठीक है, परिणाम में ये कितनी है। मानो दो समान भौतिक राशियाँ, उनकी हम तुलना करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर भौतिक नियमों तथा समीकरणों को हल करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मापन की। ठीक है ना, मापन की ज़रूरत होती है। जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनको हम नाप तो सकते हैं, पर इसका इसका परिणाम कैसे निकालेंगे। परिणाम निकालने के लिए हमें मापन की ज़रूरत होती है। तो मापन क्या होता है, मापन क्या होता है बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए, मापन क्या होता है। तो सबसे पहले भौतिक राशि और मात्रक और मापन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये हमें पढ़ने के लिए, उन तीनों में क्या संबंध है, ये पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने एक आकृति ली है, वर्ग। ये एक वर्ग, एक आकृति है। अब इसकी हमने माना लंबाई है 10 मीटर। क्या मान ली, 10 मीटर इस वर्ग की लंबाई है। तो 10 मीटर इस वर्ग की लंबाई, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जो 10 है ना, 10 और ये m है, ये दोनों क्या है, जैसे लंबाई ली है, 10 क्या है, लंबाई है। इस वर्ग की क्या है, ये लंबाई है ना। तो लंबाई क्या होती है, भौतिक राशि। जो हमने अभी पढ़ा था कि लंबाई क्या होती है, भौतिक राशि होती है। और इस वर्ग की हमने ली है 10 मीटर। ठीक है, 10 यहाँ पर क्या है, आंकिक मान। इसको हम आंकिक मान भी बोलते हैं और सांख्यातिक मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांख्यातिक मान भी बोलते हैं। और m क्या होता है, मात्रक। m क्या होता है, मात्रक। ठीक है, अगर मान लो हम इसको, जैसे मान लो इस मात्रक को मान लो सेंटीमीटर में ले लें या फिर मिलीमीटर में ले लें, तो क्या होगा, क्या होगा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1000 सेंटीमीटर और 10,000 मिलीमीटर हो ही जाएगी। अभी ये मीटर में है, अगर हम इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर मिलीमीटर में ले लेते हैं तो 10,000 मिलीमीटर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि किसी राशि का मात्रक जितना छोटा होता है ना, उसका सांख्यिक मान, उसका आंकिक मान उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई एक फॉर्मूला हम लेते हैं, Q और N इंटू यू, ये हम देखते हैं। Q यहाँ पर माना मैंने कोई भौतिक राशि है, ये क्या है, एक भौतिक राशि। N क्या है, माना मैंने आंकिक मान है, कोई आंकिक मान। और U हो गई मात्रक, ये हमने माना है। तो इससे हम क्या देखेंगे, क्या स्पष्ट होता है कि जैसे ही मात्रक U परिवर्तित होता है, ठीक है, तो परिणाम N भी परिवर्तित हो जाता है। परंतु उनका गुणनफल जो है ना, NU, वो अपरिवर्तित रहता है। माना Q इजिकल्स टू NU है ही, तो ये दोनों का गुणनफल है। अगर हम U को चेंज करेंगे ना, U को चेंज किया तो N भी चेंज होगा। माना हमने मात्रक को चेंज करेंगे तो उसका आंकिक मान भी चेंज होगा, पर जो इन दोनों का गुणनफल है ना, वो नहीं चेंज होगा। वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, नियतांक। नियतांक मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इज व्युत्क्रमानुपाती होता है यू के। ठीक है, इसका क्या मतलब है, भौतिक राशि का जो परिणाम होता है ना, भौतिक राशि का परिणाम तथा मात्रक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मात्रक जितना बड़ा होगा उसका परिणाम उतना ही छोटा होगा। आया समझ में एक दूसरे को, आ गया एवरीवन। ठीक है, चलो, राशियाँ कितने प्रकार की होती है, अभी हमने पढ़ा भौतिक राशि क्या होती है, उसका मात्रक कैसे निकालते हैं, मापन क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब बताइए भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखो भौतिक राशि का हम वर्गीकरण यहाँ करते हैं।
भौतिक राशि, भौतिक राशि का हमने वर्गीकरण करते हैं तो भौतिक राशि जो होती है मापन और मात्रक के आधार पर क्या होती है, मापन और मात्रक के आधार पर होती है। एक तो होती है मूल राशि, ठीक है, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि और तीसरी होती है पूरक राशि, ठीक है। और भौतिक राशि दूसरे टाइप की होती है दिशा और परिणाम के आधार पर, दिशा परिमाण के आधार पर होती है, जो कि होती है सदिश और अदिश, ठीक है ना। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, भौतिक राशियाँ दो टाइप की होती है, पहले तो होती है मापन मात्रक के आधार पर और दूसरी होती है दिशा और परिणाम के आधार पर, ठीक है। मापन मात्रक के आधार पर होती है तीन टाइप की, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, और दिशा और परिमाण के आधार पर होती है सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट मूल राशि और व्युत्पन्न राशि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले बताइए मूल राशि क्या होती है। मूल राशियाँ क्या होती है, वह भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती है। कोई भी राशि होती है ना किसी और पर निर्भर नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये सब राशियाँ क्या मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये एक दूसरे पर क्या होती है, डिपेंड नहीं रहती है। प्रकृति में विद्यमान कई भौतिक राशियों में से कुछ ही राशियाँ ऐसी होती हैं जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा इन्हें परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इसे निरपेक्ष राशियाँ भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। इन राशियों को मूलभूत राशियाँ तथा मूल राशियाँ भी कहते हैं, क्योंकि अन्य राशियाँ इन पर निर्भर रहती हैं तथा इन राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं। समझ में आया, मूल राशियाँ क्या होती है, किसी पर भी डिपेंड नहीं होती हैं, ये खुद की बनी हुई होती हैं, बल्कि बाकी जो राशियाँ होती हैं वो इन सब पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। हम आगे करेंगे, अभी बताऊंगी मैं आपको कौन कौन सी होती है, तो जिनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके लंबाई, जो लंबाई होती है ये क्या मूल राशि है। अब आपने कहीं सुना है कि लंबाई से कोई दूसरी राशि बनी है, नहीं ना, दूसरी राशि लंबाई से बनी है। जैसे हम कोई भी अपने आसपास जितनी वस्तुएं हैं अपने आसपास, अगर हम उसको नापेंगे, माप करेंगे उनका, तो क्या लंबाई के आधार पे करेंगे ना। जैसे मैंने एक छड़ ली, उसको हमने उसकी लंबाई को नापना है, अपन यही बोलते हैं ना लंबाई नापने, तो लंबाई तो ऑलरेडी है, तो वो किसी से व्युत्पन्न नहीं हुई है, उत्पन्न नहीं हुई है, ठीक है ना। तो लंबाई क्या हो गई, मूल राशि है कि लंबाई तो उसकी होगी ही होगी, छड़ की किसी भी चीज़ की लंबाई होती ही होती है, तो वो क्या राशियाँ क्या कहलाती है, मूल राशियाँ, ठीक है ना। अदर जो राशियाँ होती है वो बल्कि मूल राशियों से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। मूल राशियाँ किसी से नहीं मिली होती हैं, इसलिए इनको निरपेक्ष राशियाँ भी बोलते हैं, ठीक है एवरीवन। नाउ अब होती है सेकंड व्युत्पन्न राशियाँ, मतलब ड्राइव क्वांटिटी, जो मूल राशियों से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है, जो मूल राशियों से मिली होती है। अन्य सभी भौतिक राशियों को मूलभूत राशियों की विभिन्न घातों से भाग तथा गुणनफल तथा व्युत्पन्न किया जा सकता है, अतः ये राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। अब जैसे कोई भी भौतिक राशि है, अगर हम उसको उसका मात्रक निकालना है या उसको हमें उसका फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या किसका यूज़ करेंगे, मूल राशियों का यूज़ करेंगे, ना कि किसी और राशि का, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है एवरीवन। जैसे यदि लंबाई को मूलभूत राशि के रूप में परिभाषित किया जाए तो क्षेत्रफल तथा आयतन लंबाई से व्युत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लें लंबाई मूल राशि, अगर हमें किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल के अंदर लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, तो क्या हुआ, व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनी है, तो मूल राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ के अंदर आ गई। आ गया समझ में। तथा लंबाई की घात क्रमशः 2 तथा 3 के साथ व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लंबाई कहते हैं ना कि भाई कोई भी चीज़ का, जैसे हम वर्ग निकाल रहे हैं तो एरिया स्क्वायर, जैसे वर्ग का क्षेत्र होता है एरिया स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, वो किसी लंबाई का स्क्वायर हो गया ना, तो घात हो गई किसी लंबाई की। जैसे ए होती है लंबाई, तो उसकी घात हो गई 2, तो इस रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। आ गया एवरीवन समझ में, समझ में आया, चलो ठीक है। अब देखो मूलभूत जो तथा व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो मात्रक होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। जैसे सामान्यतः प्रत्येक भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है।
अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कई भौतिक राशियां के लिए मात्रक आवश्यक होने चाहिए, यद्यपि ऐसा नहीं है। ये पाया गया है कि यांत्रिकी में हम कोई 3 स्वैच्छिक भौतिक राशियों के मात्रक चुन लें तो यांत्रिकी में अन्य भौतिक राशियों के मात्रकों उनके पदों में व्यक्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए द्रव्यमान, लंबाई तथा समय स्वेच्छत चुनी गई भौतिक राशियां हैं। अतः यांत्रिकी में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के किसी मात्रक को मूलभूत तथा निरपेक्ष तथा मूल मात्रक कहते हैं। अन्य मात्रक जो इन मूलभूत मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जा सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश वर्ष तथा किलोमीटर मूल मात्रक है क्योंकि ये लंबाई के मात्रक है, जबकि सेकंड इनवर्स, मीटर स्क्वायर तथा किलोग्राम पर मीटर व्युत्पन्न मात्रक क्योंकि ये लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रकों से उत्पन्न किए गए हैं। ठीक है, तो अब मात्रकों की पद्धति क्या होती है? सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समुच्चय मात्रकों की पद्धति कहलाती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मात्रक को देख लेते हैं। देखो, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में, चलो चर्चा करते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक होता है वह मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, वह मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक में व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय। और व्युत्पन्न कौन से होते हैं? वह मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों का प्रयोग करके व्युत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ऐसे मात्रक जिनको हम मूल मात्रकों से बनाते हैं। ठीक है, जैसे बल, संवेग, कार्य। ठीक है, अब देखो मात्रकों की पद्धतियाँ होती हैं। मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती है? सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्राओं और समुच्चय मात्रकों की पद्धति कहलाती है। जैसे मूल राशि मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न दोनों को मिला के जो अपन बनाते हैं ना, कितने टाइप के मात्रक होते हैं, उनकी क्या क्या पद्धतियाँ होती हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, वो होती है मात्रकों की पद्धतियाँ। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के मापन में प्रयुक्त मूल मात्रक पद्धतियाँ निम्न, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मूल मात्रक का क्रमशः व्यक्त किया गया है। सबसे पहला मात्रक होता है, पद्धति होती है CGS। CGS का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। C का मतलब सेंटीमीटर, G का ग्राम और S का सेकंड पद्धति। ये किसको क्या बोलते हैं? गॉसीय पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसीय पद्धति भी बोलते हैं। दूसरा होता है MKS, इसको बोलते हैं M मीटर, K किलोग्राम, S सेकंड। इसको हम जॉर्जी पद्धति भी बोलते हैं। और थर्ड होती है FPS, F मतलब फुट, P पाउंड और S सेकंड पद्धति। ठीक है, ये 3 पद्धतियाँ होती हैं जिससे हम व्यक्त करते हैं। तो देखो, CGS पद्धति क्या होती है? इस पद्धति के अंतर्गत हम द्रव्यमान, लंबाई, समय को क्रमशः ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड में नापते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? C का मतलब सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कोई भी जैसे मूल राशि होगी ना, उसको हम किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में। ठीक है ना, कोई भी मूल राशि, जैसे मान लो लंबाई है, मूल राशि एक लंबाई है ना, तो लंबाई को हम किस में लेंगे? सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान है एक मूल राशि, उसको हम किस में लेंगे? ग्राम में। ठीक है, और समय है एक मूल राशि, इसको हम किस में लेंगे? सेकंड में। ये होता है CGS पद्धति। क्या होती है? ये होती है CGS पद्धति। अब दूसरी जो पद्धति होती है MKS, इसके अंदर जैसे लंबाई होती है ना, लंबाई को हम लेंगे किस में? मीटर में। द्रव्यमान को हम लेंगे किलोग्राम में। और जो समय है ना, समय को हम वही सेकंड लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और FPF में देखो, FPF पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहलाती है ये। इसको हम लंबाई को लेंगे इसमें पाउंड में, सॉरी फुट में। द्रव्यमान को हम लेंगे पाउंड में और समय को लेंगे सेकंड में। ये क्या है? ये 3 पद्धतियाँ हैं, CGS, MKS और FPS। ये 3 पद्धतियाँ होती है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हम इसका ही करते हैं, MKS का। ठीक है, नाउ अब एक मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी होती है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, इसकी यूनिट ये क्या होती है? MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। सबसे इम्पोर्टेंट MKS थी, इसका परिवर्तित रूप क्या है? ये SI यूनिट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस पद्धति में 7 मूल राशियाँ होती है तथा 2 पूरक राशियों के मानक मात्र परिभाषित किए गए हैं। क्या होती है इसके अंदर? 7 मूल राशियाँ। इस SI पद्धति में ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे।
इसके अंदर क्या 7 मूल राशियाँ होती हैं। एक कैटेगराइज कर रखा है, मतलब एक भागों में डिवाइड कर रखा है कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो अपन ने पढ़े थे ना अभी, राशियाँ, मूल राशियाँ, उनके मात्रक कितने होते हैं, और व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक कितने होते हैं। ठीक है ना, ये एक फिक्स डिवाइड कर रखा है। तो ऐसा ही पद्धति में जो 7 होती है मूल राशियाँ, कितनी होती है, 7 मूल राशियाँ होती हैं। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, 7 मूल राशियाँ होती है। और कितनी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ, तो बहुत सारी हो सकती हैं, पर मेजिक 13 होती हैं। ठीक है, और पूरक मात्रक मान लो, पूरक राशि होती है 2। ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। ओके नाउ, सो हमने अभी जो एसआई पद्धति देखी, उसके अंदर क्या होता है, 7 मूल राशियाँ होती हैं। 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होता है द्रव्यमान। सबसे पहले कौन सी होती है? द्रव्यमान। ठीक है, ये एक भौतिक राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसका संकेत हम कैसे डिनोट करते हैं? केजी से। दूसरी भौतिक राशि क्या है? लंबाई। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। इसको हम एम से लिखते हैं। तीसरी भौतिक राशि क्या है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और इसको कैसे लिखते हैं? स्मॉल एस से। फोर्थ राशि है ताप। ताप का मात्रक है केल्विन। इसको हम लिखते हैं के से। फिफ्थ भौतिक राशि है भौतिक विद्युत धारा। ठीक है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसको हम ए से लिखते हैं। सिक्स्थ भौतिक राशि है प्रदीपन तीव्रता, जिसको हम ज्योति भी बोलते हैं, प्रदीपन ज्योति भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसको हम सी डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 7th राशि है वो है पदार्थ की मात्रा। इसको हम मोल से लेते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं MOL, मोल। तो ये क्या है सारी, क्या है ये सारी? 7 भौतिक राशियाँ हैं एसआई पद्धति में, और के 7 ही मात्रक हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से, इसके बिना आप आगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं कर पाओगे। नाउ व्युत्क्रम राशियाँ। व्युत्क्रम राशियाँ क्या होती हैं? ये कितनी होती हैं? यहाँ पर दे रखी है 13 व्युत्क्रम राशियाँ दे रखी है। कितनी दे रखी है? 13। सबसे होती है जो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो मूल से बने होते हैं। तो सबसे पहला होता है बल। बल भौतिक राशि बल है, तो मात्रक इसका क्या होगा? न्यूटन। इसको हम एन से लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम संकेत ऐसे भी दे सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम आगे सोल्व करेंगे अभी सब चीज़ें, ये रटनी नहीं है, ये सब निकालनी पड़ेगी आपको। प्रॉपर समझ के इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, और ये मैं अभी करवाऊंगी आपको। पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। दूसरा है सेकंड ऊर्जा। ऊर्जा या कार्य, इसका मात्रक होता है जूल। इसको हम न्यूटन मीटर से भी लिखते हैं। फिर थर्ड है शक्ति। शक्ति को हम वाट बोलते हैं, और जिसको जूल पर सेकंड भी बोलते हैं, इसका मात्रक जो संकेत है। फिर फोर्थ है दाब। दाब का मात्रक होता है पास्कल। इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। फिर है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को हम कुलाम बोलते हैं, और उसको हम AS से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एम्पियर सेकेंड। देन सिक्स्थ इज विभवांतर। विभवांतर को हम वोल्ट बोलते हैं, इसका मात्रक। और इसके 3 संकेत है। ठीक है, वॉट पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर सेकेंड, और जूल पर कुलाम। ठीक है, ये इसके कुछ और मात्रक है, प्रतीक है। फिर है 7 विद्युत प्रतिरोध। इसको हम ओम, इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसका संकेत होता है वोल्ट पर एम्पियर। फिर विद्युत धारिता, इसका मात्रक फेरेड होता है। विद्युत प्रेरकत्व, इसको बोलते हैं हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला होता है। ठीक है, नौ प्रदीप्त फ्लक्स या दीप्त शक्ति का मात्रक होता है ल्यूमेन। फिर 13 है प्रदीप्न घनत्व का मात्रक है लक्स। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रकों से बने होते हैं। फिर जो थर्ड टाइप के मात्रक होते हैं पूरक मात्रक। थर्ड टाइप के मात्रक क्या होते हैं? पूरक मात्रक। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट है पूरक मात्रक समतल कोण। ठीक है, इसको रेडियन मात्रक भी देते हैं। सेकंड है ठोस कोण या घन कोण, इसको स्टेरेडियन भी बोलते हैं, इसको SR बोलते हैं, रेडियन को RD। ये 2 कोई पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है एवरीवन, आया समझ में? तो देखो बच्चों, पूरक मात्रक हमने देखे 2 होते हैं। ठीक है ना, तो पूरक मात्रक क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोण तथा ठोस या घन कोण को पूरक राशि या इसके मात्रक क्रमशः रेडियन तथा स्टेरेडियन को पूरक मात्रक माना जाता है SI पद्धति में। तो सबसे पहले होता है रेडियन। रेडियन क्या होता है? किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। जैसे मैंने
क्या बोला, एक वृत्त का, जैसे मैंने यहाँ पर वृत्त लिया, वृत्त की त्रिज्या ली थी एक, ठीक है, माना ये कोई सेंटर है और ये इसकी त्रिज्या है r, ठीक है। ये मैंने पूरा व्रत नहीं है इसके अंदर, मैंने हाफ व्रत बनाया एकदम दिखाने के लिए, आपको शो करने के लिए। यहाँ से लेकर व्रत के जो परिधि होती है वहाँ तक का नाप क्या होता है, उसकी त्रिज्या होती है, उसको r बोला। फिर एक और त्रिज्या ली यहाँ, अब इन दोनों को मिला दिया, तो ये क्या होता है, ये जो एंगल बना ना, एंगल थीटा, ये किस पर बना है, समतल पर बना है। समतल बना है तो वो हम समतल कोण बोलते हैं, इसको बोलेंगे डी थीटा, ठीक है। और ये जो है डी एस, ये क्या है, ये इसके दोनों त्रिज्याओं से मिलके बना है, इसको हम नाम दे दिया एस, क्योंकि ये सरफेस पे बना हुआ है वृत्त की, तो ये हो गया डी एस। तो क्या होता है, समतल कोण का हम अगर फॉर्मूला देखें तो ये हम लिख सकते हैं इसको, जो डी थीटा होता है इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, ठीक है। अगर मानना थीटा डी थीटा 1 है, रेडियन है, तो डी एस किसके बराबर हो जाएगा, आर के, ठीक है। तो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप, ये चाप होता है वृत्त का, ठीक है, इसके चाप द्वारा जो इसके केंद्र पर जो कोण बनता है ना, वो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, ठीक है। सेकंड होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है, यह ठोस या कोण को मापने का मात्रक है। कोई कोण है उसको मापने का होता है, इसका प्रतीक एस आर होता है। किसी गोले के पृष्ठ पर इसकी त्रिज्या आर के बराबर, किसी गोले का ये पृष्ठ है, उसकी त्रिज्या आर के बराबर वाले वर्गाकार क्षेत्रफल आर स्क्वायर द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेरेडियन बोलते हैं। इसे रॉ और ओमेगा इससे व्यक्त करते हैं। किसी केंद्र बिंदु पर बनने वाले ठोस कोण 4 पाई होता है, ठीक है। जैसे माना ये घन कोण है, ये क्या है, एक त्रिज्या, ये इसका क्या है, ये इसकी क्या है, कोई एरिया है, किसका, एक वृत्त का एरिया है इसका, ठीक है। अब जो इस वृत्त का जो ठोस है, ये ठोस है ना, इसका जो इसके जो सतह से जो केंद्र पर कोण बन रहा है ना, वो होता है स्टेरेडियन कोण, ठीक है ना। इस एक स्टेरेडियन जो घन कोण है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा क्या हो गया, किसके द्वारा बन रहा है, इस एरिया, इस ठोस के एरिया और ये त्रिज्या के द्वारा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लो ओमेगा जो कोण है 1 हो, 1 स्टेरेडियन, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में बेटा। तो ये क्या हो गया, 1 स्टेरेडियन किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और किसी केंद्र बिंदु पर बनने वाला ठोस कोण 4 पाई होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बात आती है भौतिक राशियों के विमाओं की, विमाओं के विश्लेषण की, कि भौतिक राशियों की विमाएँ क्या होती हैं। जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है ना बच्चों, तो उसे मूलभूत राशियों के विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इन घातों को जिन्हें दी गई भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, विमाएँ, ठीक है ना। समझ में आया विमाएँ। अब हम इसके बारे में, विमाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि विमा भौतिक राशि में जो होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों से व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान के मूल मात्रक को क्या बोलते हैं, एम, दूरी के एल और समय के टी को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक राशि के मात्रकों को एम एल टी पर घात लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। भौतिक राशियों की विमा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे लेते हैं, एम एल और टी को टी से लेते हैं, ठीक है। वो क्योंकि द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो एम होता है, दूरी के लिए मूल मात्रक को हम एल लेते हैं और समय के मूल मात्रक को हम टी लेते हैं, ठीक है। इन तीनों से हम इन पे घात लगा के उनकी विमाओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे चलो देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, जैसे लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर है और इसकी सहायता से क्षेत्रफल और आयतन के मात्रक को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले देखो लंबाई यहाँ दे रखा है। जैसे लंबाई का तो मात्रक हमें पता है, लंबाई का मात्रक तो हमें पता है वो मीटर होता है, ठीक है। अब हमें इस लंबाई से व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं ना, उनकी विमा को निकालना है। जैसे माना कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो लंबाई जो होती है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, तो हम यहाँ मीटर लिख दें इसकी जगह, और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर ही होगा, मीटर लिखते हैं। तो एम गुणा एम कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो जो एरिया होता है, मतलब जो क्षेत्रफल होता है ना, उसका मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। आया समझ में, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दोनों के मात्रक ही मीटर हैं,
पर क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ठीक है ना, क्योंकि हमने इस मात्रक को मूल मात्रक से निकाला है, सॉल्व किया है। ठीक है, इनके तो ऑलरेडी गिवन थे, लंबाई चौड़ाई के तो ऑलरेडी गिवन थे कि मीटर होगा, पर हमें इनको एरिया को, क्षेत्रफल को व्युत्पन्न किया है, तो इसका मात्रक है वर्ग मीटर। ठीक है, ऐसे ही ये स्पष्ट है कि क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक केवल लंबाई के मूल मात्रक पर ही निर्भर करता है। यदि लंबाई के मूल मात्रक को एल से प्रदर्शित करें, माना अभी तो हमने यूनिट से लिया है मात्रक से, अगर मान लें हम उसके मूल मात्रक को एल से लें, तो लंबाई का क्या होगा, एल इंटू चौड़ाई भी एल होगी, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, एल स्क्वायर भी हो गया। ठीक है ना, ऐसे हम आयतन देखेंगे। आयतन का क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है ना। तो लंबाई को हम लिखते हैं वही एल, चौड़ाई भी एल होती है, ऊंचाई भी एल होती है, तो ये हो गया एल क्यूब। अर्थात आयतन को एल पर 3 घात लगाकर व्यक्त किया जाता है। आयतन को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान और समय की कोई आवश्यकता नहीं होती, अतः द्रव्यमान एम एफ समय टी पर घात 0 होगी। जैसे अगर यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की घात 3 है, बस आयतन इसमें है नहीं, समय इसमें है नहीं, तो उनको हम 0 ले लेंगे, तो ये हो गया एम की घात 0 मान लो, क्योंकि द्रव्यमान इसमें है नहीं इसमें, और एल अपन को गिवन है 3 हो गई, और टी जो हो जाएगी, टी भी गिवन है 0 हो गई, तो ये हो गया आयतन की विमा, इसको बोलते हैं विमा। ये अभी बहुत सारे भौतिक राशियां की हमें निकालनी है, आगे वाले पार्ट में हम इनको करेंगे, अच्छे से डीपली सॉल्व करेंगे, अच्छे से आराम से। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताएं, इस तरीके से निकलती है, आगे और सॉल्व करेंगे अपन उनके एग्जांपल। ठीक है, आया समझ में अभी बार ना। कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, देखो नीचे वेग का दे रखा है, त्वरण का दे रखा है, बल का दे रखा है। ठीक है, किसी भौतिक राशि को एम एल तथा टी के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घात को उस भौतिक राशि की क्या कहलाते हैं, विमा। विमा को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ठीक है, ये घात क्या कहलाती है, विमा, ये घात ही विमा कहलाती है। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आया तो मैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।